नोट की चोट, सीएनबीसी आवाज पर नोटबंदी के साइड इफेक्ट पर यह खास सीरीज लगातार जारी है। नोट की चोट का मकसद सरकार के फैसले पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि लोगों को हो रही तकलीफ को नजर में लाना है। आज नोट की चोट में हम उन लोगों की बात करेंगे जो हैं तो सरकार की इस मुहिम का ही हिस्सा, लेकिन उनके हिस्से का दर्द भी कम नहीं है। आज हम बात करेंगे कि कैसे सरकार के इस फैसले को अंजाम देने वाले बैंक कर्मचारियों की जिंदगी पिछले 2 हफ्तों में पूरी तरह से बदल गई है। साथ ही बात करेंगे सरकार के उस फरमान की जिसमें उसने कह तो दिया है कि नोटबंदी के बाद कालेधन को किसी भी तरह से बचाने वालों को और उनकी मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस काम का जिम्मा जिसके पास होगा, यानी देश का इनकम टैक्स विभाग, क्या वो इसके लिए तैयार है? क्या इस काम को अंजाम देने के लिए उसके पास पर्याप्त दल बल है? इन्हीं सवालों का जवाब खोजेंगे। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के वाइस प्रेसिडेंट अश्वनी राणा साहब। साथ ही शामिल होंगे आईआरएस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जयंत मिश्रा जी, और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। आप सभी का बहुत स्वागत है यहां पर। अश्विनी जी, हम सबसे पहले यहां बैंक की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार लक्ष्मण रॉय साहब के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि लक्ष्मण रॉय खुद ये पूरा मामला बहुत नजदीकी से देख रहे हैं, अलग अलग रिपोर्टर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, इस समय क्या हकीकत है? क्योंकि बैंक कर्मचारी उस तरफ है, टेबल की दूसरी तरफ, शायद उनकी समस्या हमें इतनी नहीं दिख रही, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, अभी जमीनी हकीकत इतना ज्यादा गंभीर है क्योंकि मैं पिछले 7 दिनों से अलग अलग बैंकों में गया, कभी किसी से मिलने के लिए गया, कभी हालात का जायजा लेने गया, तो वो अधिकारी जहां हम देख रहे हैं कि 8 बजे रात तक, कई जगह 7 बजे शाम तक बैंक बंद हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें 2 घंटे 3 घंटे तक लग जाते हैं उस सारे नोट या फिर जितने भी फॉर्म जमा हुए उनके हिसाब किताब लेने के लिए, उनके अकाउंट बुक में चढ़ाने के लिए, तो उन्हें 10 से 11 बजे रात तक घर जाना पड़ता है और फिर सुबह यहाँ पे 8-9 बजे तक बैंक पहुंचना पड़ता है। तो करीब यहाँ पे कई बैंकर की तो यहां तक कहना है कि 18 से 19 घंटे तक की उन्हें नौकरी करनी पड़ती है। और बैंकों की हालत यह है कि आप शनिवार रविवार को आम दिनों में जाते होंगे, शनिवार के दिन खासतौर से, तो वहां भी बैंकों में कोई काम कहा तो आधे से 1 घंटे तक आपको लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन जब ये अतिरिक्त बोझ आ गया है, अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है, उसके बाद उनके ऊपर काम का बोझ कितना ज्यादा है इसका अंदाजा एक बात से लगा सकते हैं। एक बैंक में गया मैं, जहां पे ग्राउंड फ्लोर पर कैश देने का काम चल रहा था और फर्स्ट फ्लोर पर होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन जैसी डीलिंग होती थी। जब फर्स्ट फ्लोर पर गया तो पूरा फर्स्ट फ्लोर पे सन्नाटा पसरा था। मैंने पूछा कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं है, पता चला कि नहीं, ये सारे काम लोगों ने छोड़ दिए हैं और लोगों छोड़ करके पहुंच गए हैं नीचे लोगों को कैश देने को लेकर के। तो इसकी वजह से जो दूसरे काम है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जी अश्विनी जी, जैसा लक्ष्मण बता रहे हैं कि हालत बहुत खराब है, बैंकों में भारी प्रेशर है। इस पूरे जो नोटबंदी का कार्यक्रम है उसके चक्कर में जो बैंक के अपने काम है, क्योंकि वो काम भी रुके नहीं है, वो काम तो चल ही रहे हैं, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हैं। कई वाकये भी रोज सुनने को मिल रहे हैं, बैंक कर्मचारियों की तबीयत खराब हो रही है। हमने ये भी देखा कि 2 कर्मचारियों की मौत की खबरें भी आई। अब वो उनकी पुष्टि इस तरीके से तो नहीं कर सकते कि इसी वजह से हुआ, लेकिन भारी दबाव रहा, किसी को हार्ट अटैक आया, किसी की तबीयत बिगड़ गई। तो जो पूरा सिनेरियो है उसमें बैंक कर्मचारियों पर भी अप्रत्याशित लोड आ गया है। जी, आपने सही कहा कि ये 12 दिनों में बैंक कर्मचारियों ने जो काम कर रहे हैं बहुत स्ट्रेस में हैं। बैंक कर्मचारियों का एक रूटीन में काम 10 बजे तक की ड्यूटी थी, 6 बजे तक, 7 बजे तक भी बैठते थे, लेकिन इन दिनों में बैंक कर्मचारी जो है 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। छुट्टी उनकी कैंसिल हो गई, बहुत स्ट्रेस में है, ऑलरेडी किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर हेल्थ की और दिक्कत है। जैसे लक्ष्मण जी ने बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे वहां पर उनको बंद कर दिया गया और उसको जहां पर पब्लिक डीलिंग हो रही है वहां पर उन सबको शिफ्ट कर दिया, और वहां पर भी सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन का हम लोग काम कर रहे हैं। इस कैश ट्रांजैक्शन में भी सब लोग कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए सक्षम नहीं होते, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोई नोट आ रहे हैं उसको काउंट करने के लिए मशीनें नहीं है, फेक नोट आ रहे हैं, करेंसी कम होगी या फेक होगी उसकी जिम्मेवारी भी कर्मचारियों पर है। बहुत जगह पर सिक्योरिटी नहीं है, कई ब्रांचेस में ऐसी रिपोर्टिंग आई है कि बाहर से कस्टमर ने शटर बंद कर दिया और उनको जाने नहीं दिया। कई जगह पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बैंक कर्मचारियों को तंग करता है कि हमारे भी नोट ये बदली कीजिए। यानी तरह तरह की जो
स्टाफ है, बैंक कर्मचारी है, वो इन सबसे जूझ रहा है, छुट्टी उसको मिल नहीं पा रही। तो ये सारा जो स्ट्रेस और जो हेल्थ उसका कॉन्शियस है, उसके कारण से बहुत ही समस्या में बैंक कर्मचारी है। बैंक कर्मचारियों ने अभी तक कोई मांग नहीं की कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम करने हैं, इसके लिए हमें कुछ दिया जाए। बैंक में जो नॉर्म्स हैं, ओवर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बिना सोचे सरकार के इस काम में बैंक कर्मचारी लगे हैं। लेकिन सरकार यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है, यहाँ पर अब इस जो थोड़ा डिलेमा है, जो थोड़ी ये विडंबना है, उसको कैसे समझे कि हमने ये भी देखा, अरुंधति भट्टाचार्य ने अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही बोला कि उन्हें इस फैसले की जानकारी दी ही नहीं गई थी और ये फैसला ले लिया गया, अचानक लिया गया और बैंकों पर भयानक प्रेशर आया। चाहे लोगों को नोट सप्लाई करने की बात, उन्होंने तो वैसे उसी अंदाज में इस बात को कहा था जो लोगों की तकलीफ हो रही है, लेकिन खुद उनके लोगों को भी तकलीफ हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि अगर इतने व्यापक तरीके से बता दिया जाता, बैंकों तक भी अगर इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती, तो बहुत वाजिब सी बात है कि ये इतने बड़े फैसले के लीक होने का भी खतरा होता। तो आपको क्या लगता है, बैलेंस वाली स्थिति कहां होती? मुझे लगता है कि जब सरकार ने 8 तारीख को फैसला लिया तो उनको चाहिए था कि 9 तारीख को जब बैंक बंद कर दिए गए तो उस समय बैंक के मैनेजमेंट को, बैंक के उस मैनेजमेंट को जो लोग पब्लिक डीलिंग में काम करते हैं, चेयरमैन सीएमडी नहीं, उनको पब्लिक डीलिंग या सारा प्रोसेस क्या होता है उसकी जानकारी नहीं है। ऐसे लोग जो डील करते हैं उन लोगों को बुलाकर उनसे सजेशंस लेने चाहिए थे। फिर भी हमने बहुत से सजेशन दिए हैं, अब भी कुछ सजेशन सरकार को दिए हैं। अगर सरकार अब भी मानती है तो उसके अंदर आगे इसमें निपटने के लिए हमें कुछ लाभ मिल सकता है। हमने कहा है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हो गए बैंकों के पिछले 1-2 साल में, स्वस्थ हैं, उनको बुलाकर उनकी सेवाएं ली जाए। दूसरा, ये जो ब्रांचों के बाहर रश लगा है, कैश हम एक्सचेंज कर रहे हैं, इनको ब्रांचों से आप कहीं दूसरे सेंटर पर शिफ्ट कीजिए ताकि बैंकों में बैंकिंग हो सके। बैंकों में बैंकिंग, लक्ष्मण जी ने भी कहा कि सिर्फ सब लोग जो है बैंक के अंदर कैश को डील करने में लगे हैं, कैश जमा कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यानी बाकी बैंकों का जो काम है लेन देन के अलावा, डिपॉजिट बनाने का, आरटीजीएस, क्लियरिंग, अकाउंट खोलना, ये सब सिस्टम बंद है। या तो सरकार एक्सचेंज का धंधा बंद करे और सबसे लोगों से कहे कि आप अपने अकाउंट में पैसा जमा कराएं और उसके बाद निकालें, तो भी कुछ स्थिति जो है फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये जो एक्सचेंज वाला धंधा ब्रांचों के बाद रश लगा है, उसके कारण से कस्टमर जो है वो बैंक में घुस ही नहीं पा रहा और उसके कारण से पूरी बैंकिंग पैरालाइज है। राइट, तो बैंकों की ये स्थिति है, लेकिन ऐसा ही कुछ हाल कहीं आने वाले वक्त में इनकम टैक्स विभाग का तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सरकार का फरमान है कि अब काले धन को के साथ धांधली, यानी नोटबंदी के बाद काले धन के मामले में जो धांधली करेगा उस पर सरकार की कड़ी नजर है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो नजरें हैं, जो आंखें हैं सरकार की, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो रखेगा। लेकिन क्या ये आंखें सक्षम हैं वहां तक देखने के लिए जहां तक इन्हें देखना चाहिए? लक्ष्मण, इस समय जैसा हमने अभी बात की बैंकों की, पूरा का पूरा कुछ ऐसा ही प्रेशर इनकम टैक्स विभाग भी इस समय फील कर रहा होगा, क्योंकि रोजमर्रा में आम आदमी इनकम टैक्स विभाग से उस तरीके से नहीं मिलता जैसे बैंकों से अभी उस समय उसका आमना सामना हो रहा है। इनकम टैक्स विभाग की देखें तो वहां क्या हालात? देखिए, इनकम टैक्स विभाग के बारे में एक बात कही जा रही है, वो ये है कि हमने काफी कुछ ऑनलाइन कर दिया है, काफी कुछ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर लिया है, तो लोगों की जरूरत वहां तक काफी कम है। ये बात सही है। आप बैंकों से जो भी जानकारी होती है, 50,000 रुपए से ज्यादा की जानकारी है, वो ऑटोमेटिक पहुंच जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक इस बात का अंदाजा लगा लेता है किसको टैक्स बनता है, किस पर टैक्स की देनदारी बनती है, किसने टैक्स चुकाया है। यहां तक ठीक है। चिट्ठी भी जारी हो जाती है, कुछ फॉर्मेट सेट रहता है, चिट्ठी भी जारी कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, वहां पे आपको मैन पावर की जरूरत पड़ती है, वहां पे आईटी सिस्टम काम नहीं करता है। तो वहां पे जब मैन पावर की जरूरत पड़ती है, उस चिट्ठी के बाद लोगों के जब जवाब आते हैं, उनकी सुनवाई होती है, उनके तमाम पहलुओं की समीक्षा की जाती है, तो वहां पे जब मैन पावर की जरूरत पड़ती है तो वहां पे ये मैन पावर काफी ज्यादा कम होता दिखता है। हमने पूरे डिपार्टमेंट के हर कैडर के मैन पावर के आंकड़े जुटाए, हमने पाया कि 65% से लेकर के 30% तक मैन पावर की भारी किल्लत है मौजूदा हिसाब के। मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर
का जो सैंक्शन पोस्ट है, यानी सरकार ने जितने पद को मान्यता दी उसमें 26 पोस्ट है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 9 प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल CIT काम कर रहे हैं। यानी 65% सीट, 65% वैकेंसी यहाँ पर है। एक प्रिंसिपल CIT के पास 4 के विभाग दिए गए हैं, 4 लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। चीफ कमिश्नर में देखें तो 91 पोस्ट सैंक्शन है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 55 लोग काम कर रहे हैं, यानी 36 पोस्ट खाली है, 40% वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है। प्रिंसिपल कमिश्नर में 48% की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी तरह जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वहां भी वैकेंसी पर्याप्त संख्या में दिख रही है। तो जो मौजूदा काम है उसको निभाने के लिए जितने लोगों की जरूरत थी, वहां पे जहां 65% तक वैकेंसी हो, वहां पे अतिरिक्त बोझ आ जाना, जाहिर तौर पर उनको इस मामलों को निपटाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जी, तो यहाँ पर बहुत दिक्कतें आ रही हैं और किस तरीके से आईटी विभाग इसको निपटेगा, ये अब सोचने की बात है। जयंत मिश्रा साहब, जमीनी हकीकत बताई यहाँ पर लक्ष्मण रॉय साहब ने। जो हमारे पास जानकारी है कि आईटी विभाग के पास जितनी भी सूचनाएं आती हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती है, उसका सिर्फ 1 या 2% पे वो एक्शन ले पाता है। अब जो स्थिति बनेगी वो ये होगी कि उसके पास जो सूचनाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो 10 गुना बढ़ेगी या उससे भी ज्यादा बढ़ेगी और 100% एक्शन की उम्मीद की जाएगी। क्या आईटी डिपार्टमेंट ये कर पाएगा? हेलो जी, जयंत मिश्रा साहब, आप सुन पाए मेरी बात? हाँ जी, हाँ, ऐसा है कि देखिए, आपने जो आंकड़े भी बताए जो वैकेंसी पोजीशन की, तो काफी हद तक तो सही है। और कुल विभाग में जो विभाग की रिस्ट्रक्चरिंग हुई 2013 में, उसके बाद जो कुल स्ट्रेंथ है वो 77,600 की है। सारे अधिकारियों और स्टाफ को सबको जोड़ लें, उसमें आज की तारीख में केवल लगभग 45,200 लोग काम कर रहे हैं। तो कुल 40-41% से ज्यादा की वैकेंसी है। और जो हायर लेवल्स हैं, जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का पद है, 26 में से केवल 9 लोग काम कर रहे हैं, 17 वैकेंसी है, 65% वैकेंसीज है वहां पे। चीफ कमिश्नर में 40% है, प्रिंसिपल कमिश्नर में 48% है। तो उच्च स्तरों पे बहुत ज्यादा वैकेंसी तो है और उच्च स्तरों पे और भी ज्यादा है। तो इस स्थिति में ये तो निश्चित तौर पे ये बात मैं कहूंगा कि सरकार का जो एक कदम है, ये जो ब्लैक मनी पे जो प्रहार किया है, जो युद्ध शुरू किया है, ये बहुत बड़ा एक महायज्ञ है। और इसमें सबसे बड़ी जो इसमें कार्य करना होगा वो आयकर विभाग को करना होगा, IRS अधिकारी को करना होगा। और मैं सारे IRS अधिकारियों की ओर से और सारे आयकर विभाग की ओर से ये पूरा आश्वासन देता हूं कि हम लोग इसमें पूरे जी जान से लगेंगे और ये एक महायज्ञ है और हम लोग भी अपना पूरा योगदान करेंगे। लेकिन जैसा आपने बताया आपकी वैकेंसी पोजीशन बहुत ज्यादा है, बहुत से ज्यादा लोगों की इसमें जरूरत है। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब के बयान की ओर, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि 1 लाख लोगों को भी अगर हमें रिक्रूट करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन कोई भी ब्लैक मनी जो है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, वो अच्छी बात है कि जो आगे रिक्रूटमेंट होंगे वो देखना होगा। लेकिन जो मिश्रा जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो बिल्कुल, लेकिन ये अभी है, आपका डिपार्टमेंट आज जितना काम कर पाता है और जितना काम आपके पास आने वाला है, क्या वो करने की स्थिति में है आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि जिस तरह आपने बैंक कर्मचारियों को बताया कि वो जी जान से इसमें लगे हुए हैं, उसी तरह से अगर मेरा ये मानना है कि अगर आयकर विभाग को जो ये सारी जो सूचनाएं आएंगी, और इसमें एक बात बता दूं कि आपने कहा कि 1 या 2% सूचनाओं की जांच कर पाता है, वो 1 या 2% सूचनाएं नहीं है, वो 1 या 2% जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं उनकी जांच होती है। तो सूचनाएं जो आती हैं वो अलग है, उनकी जांच होती रहती है। तो हाँ, निश्चित रूप से अब सूचनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसको 4 तरह से अगर देखा जाए तो इसमें 4 फैसेट्स होंगे कि जिसके द्वारा इसको किया जा सकता है। पहला तो ये कि हमें सारे IRS अधिकारियों को और आयकर विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कमर कस के और बहुत ज्यादा मेहनत से काम करना होगा और हम सब करेंगे। दूसरी बात इसमें है कि जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं, जो कि पूरे विभाग में 40% से ज्यादा है अधिकारियों और कर्मचारियों की, उनको तुरंत भरा जाना चाहिए। और इस विषय में हम लोग की हाल में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदय से मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था। और जो सारी पोस्टें हैं उसको भरे जाने की ओर प्रयास हो रहे हैं और हम लोग की उम्मीद है कि जल्दी ही भरी जाएंगी पोस्टें, क्योंकि एक ही अधिकारी 2-2, 3-3, 4 जगह होल्ड कर पा रहा है तो पूरा उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाता है। और खासतौर पे फील्ड में जहां लीडरशिप रोल है वहां पे बहुत जरूरी है कि सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। लक्ष्मण, आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं?
हाँ जी जयंत मिश्रा साहब, जो आपने बताया आंकड़े वो तो सही है, और इसमें मैं ये पूछना, जो नई वैकेंसी आएगी, जो नई वैकेंसी भरी जाएगी, उसको उस शख्स को फील्ड में आते आते कम से कम 2 साल का वक्त लग जाएगा। अभी तत्काल चूंकि बैंकों से आपको ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन, हाँ, बैंकों से अभी ऑटोमेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो चुका है। लोगों को ऑटोमेटेड लेटर बना दिया, आपने नोटिस भेजना शुरू कर दिया। लेकिन अब नोटिस के बाद की जो कार्रवाई होती है, जहां पे मैन पावर, फिजिकल इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है, तो उसको कैसे निपटेंगे? उसके लिए निपटने के लिए कितने तैयार हैं आप? क्योंकि आपको लगता है वहां पर अतिरिक्त ज्यादा बोझ पड़ेगा, तनाव पड़ेगा ज्यादा? जी, बिल्कुल तनाव पड़ेगा, और उस तनाव को हम लोग झेलने के लिए तैयार है, बशर्ते इसमें हमें जो चीजें हमारे लिए जरूरी है, यानी कि जो प्रमोशंस हमारे रुके पड़े हैं, उन प्रमोशंस को किया जाए, उच्च पदों को भरा जाए। क्योंकि देखिए, जो वैकेंसीज रहती है उससे 2 तरह से नुकसान होता है कि उच्च स्तरों पे अधिकारी रहते नहीं है, और वहां पे जो मैंने बताया कि लीडरशिप लेवल पे अधिकारी नहीं है फील्ड में, तो उसका असर पड़ता है। वो एक ही अधिकारी जी जान से काम करके 3-3, 4-4 चार्ज को हैंडल करता है, लेकिन उस पर ज्यादा लोड पड़ता है और कहीं ना कहीं सरकार का कार्य थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होता है। दूसरी बात है, जो अधिकारी प्रमोशन नहीं पाते उनमें कुछ हद तक हताशा होती है, क्योंकि बहुत से अधिकारी रिटायर हो जाते हैं। जिस अधिकारी को प्रिंसिपल कमिश्नर बनना है वो बेचारा कमिश्नर पे ही रिटायर हो जाता है, जिसको चीफ कमिश्नर बनना है वो नहीं बन पाता है, तो उसमें एक थोड़ी सी एक हताशा रहती है, तो उसका भी असर है। और जैसा आपने कहा कि कैसे इसको हम लोग टैकल करेंगे, तो हाँ जी, हाँ जयंत जी, एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा कि जिस तरीके से जिस इंफॉर्मेशन की बाढ़ सी आपको आएगी बैंकों की तरफ से, जनधन खाते की तरफ से, कि यहाँ 2 लाख से ज्यादा जमा हो गए, 2.5 लाख से ज्यादा जमा हो गए, सरकार करेगी जो सस्पिशियस अकाउंट होगा उसकी हम जांच करेंगे। इतनी बड़ी तादाद में खातों की जांच करना, इतनी बड़ी तादाद में ट्रांजैक्शन की जांच कर पाना आपके लिए कितना मुमकिन होगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब ये पुराना समय नहीं है। आयकर विभाग ने, खासतौर पे हमारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स ने बहुत प्रगति की है। कई बार हमारे सिस्टम्स डायरेक्टरेट को प्रधानमंत्री गोल्ड मेडल मिल चुका है, सिल्वर मेडल मिल चुका है, और आप जो कार्रवाई हुई है आप देख ही रहे हैं कि रिटर्न फाइल करना कितना आसान है। और तमाम विदेशी लोगों ने भी ये बात मानी है कि इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया से भी ज्यादा आसान है इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न भरना, टैक्स देना, और जो रिफंड की प्रक्रिया है वो सब काफी तेज है, और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो जो हमारा ये सिस्टम्स डायरेक्टरेट है, इसका हम मदद लेंगे। और जैसा आपने पूछा कि कैसे टैकल करेंगे, तो वही मैंने बताया कि देखिए, पहले तो हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी, दूसरे जो वैकेंसीज हैं उनको भरना होगा, और इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज है कि हमें ज्यादा प्रायोरिटी के हिसाब से करना काम होगा, और इस काम को करने में हमें मदद देगी हमारी सिस्टम्स डायरेक्टरेट। तो हम इसकी मैपिंग कर सकते हैं, किस अकाउंट में कितने डिपॉजिट आए हैं, उसी व्यक्ति ने अलग अलग बैंकों में अलग अलग अकाउंटों में कितना डिपॉजिट किया है, एक ही परिवार के लोगों ने तोड़ के अलग अलग सदस्यों के नाम पे कितना डिपॉजिट कर दिया, और इससे हम ट्रेंड्स भी ले सकते हैं। जैसे किसी जनधन अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में मान लीजिए 2.5 लाख रुपए आ गया, तो उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन जब इस बात को देखा जाता है कि कोई एक गांव है और उस गांव में जितने लोग हैं सबने हर के अकाउंट में सेम 2.5 लाख की रकम आ गई, या मैं कह रहा हूं सिर्फ 50,000 की भी रकम उस गांव के हर व्यक्ति के खाते में आ गई जनधन अकाउंट में, और फिर वो एक साथ आई, एक साथ गई, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंटर होगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब है, मिश्रा साहब, चलिए मुझे मिश्रा साहब यहाँ पर ब्रेक लेना होगा, आके इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना होगा। लेकिन वाकई बड़ा जटिल है पूरा मामला, और जिस तरीके से इनकम टैक्स विभाग पे अब जिम्मेदारी आ गई है, इनफैक्ट उसके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो डील कर पाए इन सारी चीजों से। नियुक्तियां भी हो जाएंगी, लेकिन वो नियुक्ति में जो पूरी सार्थकता आनी चाहिए, जब वो काम करने की स्थिति में होंगे नए लोग, उसमें वक्त लगेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नोट की चोट में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे बैंक परेशान है नोटबंदी के बाद, और अब आईटी विभाग के सामने कितनी बड़ी चुनौती आ गई है। इस वक्त हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ तो बने हुए हैं, बैंकर्स की भी बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जयंत मिश्रा साहब जो बात कह रहे थे ब्रेक से पहले, मिश्रा साहब बड़ा सवाल यही है जो लक्ष्मण भी उठा रहे हैं, और यही शायद मैं रिट्रेट करना चाहूंगा, दोबारा पूछना चाहूंगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन का आ जाना अलग बात है, आपके पास सूचनाओं का एकत्र हो जाना अलग बात है, लेकिन फील्ड में जो एग्जीक्यूशन करने हैं आपको, देश भर के जनधन खाते आपको देखने हैं, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स आपको देखने हैं जहां अचानक से पैसे बढ़ गए, हर तरह के। अब तो सरकार ने तो यहां तक कहा है कि पहले छूट थी कि महिलाओं के साथ उन्हें 2.5 लाख रुपए पे कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा अब हर खासो आम का खाता देखा जाएगा जहां पर अचानक से पैसा आया है, यानी कोई भी बच नहीं सकता अगर वो किसी का साथ दे रहा है काले धन को छुपाने में। तो ये बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है।
निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा कि ये महायज्ञ है और इस सब में हमको अपना योगदान देना है। देखिए, आम जनता भी अपना पूरा सहयोग दे रही है और लोगों को थोड़ी बहुत जो परेशानी हो रही है उसको लोग मान रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ, ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है और इसमें हम सब सहयोग दें। मिश्रा जी, यहाँ सवाल ये है, सवाल ये है कि जो हम बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बात कर रहे थे कि एक बड़ा फैसला था, इसकी इतनी विस्तृत जानकारी सबको नहीं दी जा सकती थी, वरना बैंक भी तैयार रहते, शायद इतनी बड़ी दिक्कत ही नहीं होती। और वही कुछ स्थिति आपके डिपार्टमेंट के साथ भी है, जानकारी बहुत कम लोगों को थी, लेकिन अब ये सामने आ गया है। इसके क्या रिपरकशन होंगे इसका भी अंदाजा पूरी तरह से पहले नहीं लगा है। उस लिहाज से आपका काम बड़ा है, लेकिन यही सवाल हम पूछना चाहेंगे कि क्या उस काम को आप पूरी अपनी शिद्दत के साथ करने के बावजूद भी पाते हैं सक्षम, जितना बड़ा पैमाना मैं बता रहा हूं? नहीं, निश्चित रूप से जो बात आपने कही, मैं एक बार तो ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आपने कहा कि पहले कहा गया था कि कोई जांच नहीं होगी, किसी ने अगर कुछ डाल दिए पैसे किसी महिला के खाते, गृहिणी के खाते में या किसी उसमें, और ऐसा नहीं है कि कोई इसमें बदलाव आया है। जहां पे जेन्युइन होगा, जहां पे ये पाया जाएगा कि वाकई ये जो है सही है, किसी और का धन लॉन्डर नहीं किया जा रहा है, तो कोई उसमें किसी तरह की कोई पेनाल्टी या कुछ भी कोई टैक्स लगाने का कोई प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन जहां पे कि और इससे कम रकम भी 50,000 या और भी कम रकम हो सकती है, लेकिन अगर ऐसे सबूत मिलेंगे कि ये तो उन पे कार्रवाई होगी। मुझे लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक, क्योंकि समय थोड़ा कम है। लौट कर आते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। नोट की चोट में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात आज हम कर रहे हैं दो ऐसे सेक्टर्स की जिन पर दारोमदार है इस नोटबंदी को सफल बनाने का, वो है बैंकिंग सेक्टर, और अब आईटी विभाग भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसे नजर रखनी है पूरे देश पर, कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रही है नोटबंदी के पीछे। यहां पर मिश्रा जी आपके पास आए, लेकिन उससे पहले अश्विनी जी मैं पूछना चाहूंगा, बैंकों की जो हम बात कर रहे थे, बहुत प्रेशर है, ये बात बिल्कुल समझ में आई, लेकिन अब ये प्रेशर कब तक कम होगा? सामान्य कामकाज कब से शुरू हो पाएगा? कितना वक्त और? देखिए, सामान्य काम तो 30 दिसंबर तक अगर आपने उसकी मोहलत दी है कि ये सारा करना है, तो तब तक ये मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसे इनकम टैक्स में रिक्रूटमेंट नहीं है, वैसे बैंकिंग में भी हर महीने हर बैंक से 2-2 हजार लोग जो है रिटायर हो रहे हैं। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि रिटायर्ड लोगों की सेवाएं इसमें लेना बहुत जरूरी है, और तब तक अगर नहीं लेंगे तो ये जो इतना प्रेशर है उसको हम कम नहीं कर सकते। और इसको ये जो एक्सचेंज का धंधा या तो बंद करें, या एक्सचेंज की काम करना है तो अलग सेंटर्स बनाकर वहां पर एक्सचेंज का काम रिटायर्ड बैंक द्वारा करवाएं। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर थोड़ी सेवाएं और लेनी होगी, और अभी शायद 30 दिसंबर तक तो कोई आसार नहीं दिखते, और उसके बाद भी थोड़ा वक्त लगेगा। मिश्रा साहब, बहुत ही संक्षिप्त समय मेरे पास बचा, बहुत संक्षिप्त रखिए अपना जवाब। आप लोगों का यहाँ से एक्शन प्लान क्या होगा? देखिए, एक्शन प्लान तो पहले तो यही होना चाहिए कि तुरंत जो है जितनी वैकेंसीज है उनको तुरंत भरा जाए, उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की और भी बहुत सी कमी है, हमारे पास ऑफिस स्पेस तक की कमी है। अकेले दिल्ली में 9,36,000 स्क्वायर फीट की जगह की कमी है ऑफिस स्पेस की, बॉम्बे में 9,95,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस स्पेस की कमी, इसी तरह पूरे भारत भर में कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये तो सिर्फ ऑफिस स्पेस की बात कर रहा हूं, और भी तमाम चीजों की कमी है। तो सारी वैकेंसीज तुरंत भरी जाए, सारे प्रमोशंस किए जाएं एक एक्सेलरेटेड उसके तौर पे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तुरंत लिया जाए। और इसके अलावा हम जो है जो अपना इनका आईटी सिस्टम्स है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, उसके प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे और प्रायोरिटाइज करेंगे कि किन केसेस को जिसकी जांच की जाए। बहुत सारा काम है, बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं जो पूरी करनी होंगी अगर ये दोनों काम अच्छी तरह बैंकिंग सिस्टम को और आपका आईटी डिपार्टमेंट को ठीक से चलाना है। तो सरकार के पास अभी बहुत महती जिम्मेदारी और है कि इन दोनों सेक्टर्स को वो बल दे, वो ताकत दे, जिसके बल पर नोटबंदी की जो बड़ी मुहिम है, ये जो बड़ा काम किया, बड़ा फैसला है, वो अपनी पूर्णाहुति के पहुंचे, वो सफल हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इस बातचीत में शामिल होने के लिए।